अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। तो जनाब, आज का दिन आपको एक बार फिर से हम लोग विश कर रहे हैं और दुआ करते हैं कि आप लोगों ने जो कुछ भी आज दिन भर की प्लानिंग कर रखी है उसमें फुलफिलमेंट हो जाए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो कि अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में अपने मामलात को सर अंजाम दे रहे होते हैं, लेकिन जहां पर उन्हें महंगाई का सामना है अनवार, वहां पर बदकिस्मती से इस शहर में क्राइम्स भी ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट बढ़ते चले जा रहे हैं। हाँ, ये वर्ड आपने अच्छा यूज किया कि बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट नहीं हो रहे। अब वो रिपोर्ट क्यों नहीं हो रहे, इस पर भी मैं चाह रही हूँ कि आज हम लोग जरूर बात करें, क्योंकि मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि कल ही रोज मुझे हुआ हमारे ही ऑफिस में। बिल्कुल, जिस वक्त में हम लोग शो करके बाहर निकल रहे थे हम लोग, तो हमारे ऑफिस के मेन गेट पर एक खातून आई अपने हस्बैंड के साथ, और बड़ी परेशान हाल जैसे होता है इंसान, बहुत ही ज्यादा परेशानी में। तो उन्होंने, माँ जी ने मुझ पे हाथ रख के ना थोड़ा सा पूछा कि बेटा, अगर पुलिस वाले आपकी एफआईआर दर्ज ना करें तो क्या ये पॉसिबल है कि मीडिया वाले जो है इस मामले को टेकअप कर लें? तो मैंने कहा हाँ जी, ऐसा हो सकता है, लेकिन डिपेंड ये करता है आपका मसला क्या है। अब उन्होंने इंतहाई अफसरदगी की हालत में ये बोला कि मेरे बेटे का कत्ल हो गया है, लेकिन पुलिस वाले एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। और जैसे भी हम ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे, आपने बताया कि 12 तारीख का ये वाक़या हुआ है। और किसी भी वालिदैन के लिए कितना मुश्किल का लम्हा है कि अब इस वाक़े को हुए भी 13 से 14 दिन हो चुके हैं, उसके बावजूद भी उनकी सुनवाई कहीं पर नहीं की जा रही। तो इंतहाई अफसोस की बात है। हम अपने पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत भी करते हैं, हुकूमतें बदल गई हैं, दिन बदल गए हैं, साल बदल गए हैं, और पंजाब की भी नई हुकूमत मौजूद है, मरीम नवाज साहिबा मौजूद हैं, और जो ऐलानात किए जाते हैं, जो बयानात दिए जाते हैं, वो ये दिए जाते हैं कि तमाम तर शोबों में हम बेहतरी लाकर दिखाएंगे। तो एक जो पुलिस का ये शोबा है, इस पर भी शायद अभी भी मजीद काम करने की ज़रूरत है। बहुत से ऐसे हमारे जो सीनियर रैंक के अफसरान हैं हमारे शोज में भी आए हैं, इन तमाम इश्यूज पर भी बात हुई है, और उन्होंने इस चीज को एग्री भी किया है कि ये खामियां मौजूद हैं। उन्होंने ये कहा कि थाना कल्चर तब्दील हो गया है। जो निगरान सेटअप बना था उसमें मोहसिन नकवी साहब बड़े एक्टिव थे। इंटीरियर चेंज एग्जैक्टली, लोग चेंज नहीं हुए हैं। ये बात आपने 100% दुरुस्त की है। और ये कोई एक वाकया नहीं है। इसी तरह से मेरी फैमिली में जानने वाले, उनके घर के बाहर से गाड़ी चोरी होगी और दरख्वास्त ले ली गई, लेकिन कह रहे हैं कि एफआईआर लॉन्च नहीं करेंगे। तो जब तक आप एफआईआर लॉन्च नहीं करेंगे, घर वाले राजी हैं, जो भी है मुकदमा दर्ज होना चाहिए, किसी की जमा पूंजी है। तो मैं ये हैरान हो रही हूँ कि इस किस्म के वाकयात हो रहे हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं किए जा रहे। और शायद ये इसलिए भी इस मकसद के तहत भी हो सकते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि आपने अपनी गुड रिपोर्ट देनी होती है। एसएचओ बता रहा होता है कि मेरे इलाके में तो कोई क्राइम हुआ ही नहीं है, कम है। सेकेंडली प्रॉब्लम ये है, अगर हम जरा हल की तरफ जाएं तो इस वक्त हल क्या है? जैसे वो खातून तो हमारे दफ्तर पहुंच गई और हमने अगर उनकी स्टोरी को कवर कर लिया या उनकी बात सुन ली है या किसी आला पुलिस अफसर को कह के लाकर उनका काम करवा दिया हो या उनकी खबर चला दी, हाँ, बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन दूसरी साइड पर अगर आला अफसरान हमें देख रहे हैं तो उनसे हम ये जानना चाहेंगे कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं की जाती तो कौन सी ऐसी जगह जहां कंप्लेन करनी है? ऐसा कोई प्लेटफॉर्म, ऐसा कोई पोर्टल बना हुआ है कि जहां पर आप कंप्लेन कर सकते हैं कि फलां थाना, फलां एसएचओ आपकी बात नहीं सुन रहा, आपकी जो रिपोर्ट है वो दर्ज नहीं की जा रही? तो मेरा ख्याल है हल की तरफ जाना चाहिए लोगों को, ताकि पता हो कि अगर कोई उनकी बात नहीं सुन रहा तो उसकी शिकायत कहां पर दर्ज करवानी है। बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आज की टॉप स्टोरीज शामिल करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कराची, वज़ीर आला सिंध के शिकवे शिकायतें। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कौन होगा, कंफ्यूजन ताहाल बरकरार। और सबसे पहले हम बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कल के दौरा कराची के हवाले से। एक रोज़ के दौरे पर कल वो कराची में मौजूद थे और उनकी जो मुलाकातें हुई हैं, लेकिन मुलाकातों से पहले भी सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि सबसे पहले उन्होंने मज़ार-ए-कायद पर हाज़िरी दी और मज़ार-ए-कायद पर ही मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले नौजवानों से उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत और तरक्की में अपना किरदार अदा कराने का हल्फ भी लिया है। और उसके बाद वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला हाउस में इजलास की सदारत की और कराची में वफाकी और सूबाई काबीना के जो अरकान से उन्होंने खिताब भी किया और वफाकी और सूबाई वज़रा को मिलकर काम करने की हिदायत भी जारी की हैं। उन्होंने कहा है कि बाज़ मरतबा ऐसे फैसले भी हमें करने होंगे जो कि हमें ज़ाती तौर पर तो पसंद नहीं होंगे, लेकिन वो फैसले पाकिस्तान के लिए बेहतर होंगे। दौरा कराची का मकसद ये पैगाम देना है कि सब एक टीम बनकर ही काम करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। और अब बात कर रहे थे चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मामले पर, क्योंकि शेर अफजल मरवत ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मामले पर
अपनी ही पार्टी रहनुमाओं पर गलत बयानी करने का इल्जाम आयद किया था, तो हमने देखा कि शेर अफजल मरवत के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल जो सामने आया उस पर मिनिस्टर गौहर ने कहा है कि मैंने शेर अफजल मरवत को कह दिया है कि आइंदा आपको ऐसी बातें नहीं करनी, पार्टी के अंदरूनी मामलात पर पार्टी के अंदर रहकर ही बहस करना होती है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब साहब ने कहा कि बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाया और उन्होंने साथ ये भी कहा कि पार्टी का मौक़िफ़ यह है कि जो नाम बानी पीटीआई देंगे वही चेयरमैन पीएसी होगा। मगर इन सब बातों के बावजूद कल ही खबर आ गई थी कि बानी पीटीआई ने सरबरा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबरा हामिद रजा साहब को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद कर दिया। बिल्कुल, और लेकिन इस पर भी अभी कंफ्यूजन है कि वो जो नाम सामने आया है वो हामिद खान साहब का नाम सामने आया है, उनको नामजद किया गया है, या फिर हामिद रजा को, क्योंकि बानी पीटीआई के हवाले से खबर कुछ और मौसूल हुई, जबकि हम देख रहे हैं कि लतीफ़ खोसा इस वक्त हमें कुछ और कहते दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल अहम अपडेट थी कल के हवाले से भी, जो वज़ीर आज़म का भी दौरा था, इसी तमाम तर सिचुएशन पर हम बात करेंगे। सीनियर तज़कियाकार नज़ीर लगारी साहब ने हमें ज्वाइन किया। लगारी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब अगर हम कल के दौरे की बात करें वज़ीर आज़म की, तो एक बार फिर से हमने देखा कि जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर भी जाता है सिंध में दौरे के लिए, तो जो वज़ीर आला सिंध है वो हमेशा से ही शिकवे शिकायत करते ही नज़र आते हैं। जिस तरह से डायरेक्ट कटौतियों के बाद फंड्स की वापसी ना होने पर भी बात की गई, जिस पर वज़ीर आज़म ने तो यही कहा मुराद अली शाह को कि तमाम मसाइल पर मिल बैठ कर हम बात करेंगे, इसको यकीन भी करेंगे। तो वज़ीर आज़म का जो दौरा था, दौरा कराची था, उसका ताल्लुक आपको लग रहा है सिर्फ शिकवे और शिकायतों से ही था? नहीं, शिकवे शिकायतें हैं भी और वो जायज़ भी हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नाजायज़ है। इसलिए कि पहला जो पीटीआई का दौर था उसमें तो जो वज़ीर आज़म थे वो तो कराची जब तशरीफ लाते थे तो सिंध हुकूमत को पता ही नहीं होता था और उसका कोई ताल्लुक भी नहीं होता था, उन्हें कहीं किसी मीटिंग में बुलवाया ही नहीं जाता था, वज़ीर आला के साथ कोई ताल्लुक भी नहीं रखते थे और वज़ीर आला के साथ मुलाकात भी अपनी तौहीन समझते थे, और जब बहुत तौहन करहन प्रोटोकॉल की वजह से बैठना भी पड़ता तब भी उनकी बातें नहीं सुनी जाती थी। और उसके बाद जो है जहाँ प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अभी तक वो मुकम्मल नहीं हो रहे। K4 को मनसूबा कराची के लिए जो चौथा बड़ा मनसूबा पानी का था उसके तकमील का वक्त करीब आ रहा है, लेकिन उससे कराची के शहरियों को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा, इसलिए कि वो उसकी जो ट्रांसमिशन है और लाइनें बिछाने का, घर घर पहुंचाने का इंतजाम है वो नहीं हो सका है। तो पानी आप लाकर इतना बड़ा पानी लाएंगे तो उसको कहाँ ले जाएंगे? तो पानी तो ज़ाहिर लोगों के घरों में जाना चाहिए, नहीं जा पाएगा। वफाक ने जो अपनी मदद नहीं थी, जो वफाक ने अपना कंट्रीब्यूशन करना था, नहीं किया है वफाक ने। हम बिल्कुल इसी तरह से कहते हैं लाहौर भी हमारा शहर है, लेकिन लाहौर के लिए ऐसा होता है कि जब इनकी हुकूमत होती है PMLN की, तो ऐसा भी होता है कि वफाक का बजट ऑलमोस्ट तकरीबन सारा बजट जो है वो लाहौर ले जाया जाता है, बल्कि सराय की बेल्ट के लिए जो चीज़ें मुख्तस होती हैं वो उठाकर लाहौर ले जाई जाती हैं। अगर ये सारे फिर भी लाहौर में कोई ऐसा नहीं है कि दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, लेकिन बाकी शहरों को भी आपने ख्याल करना है। आपको कमा कर देने वाला शहर कराची है, लेकिन कराची के लोग बेपनाह मसाइल का शिकार हैं और हुकूमत उस पर तवज्जो देनी चाहिए। जो कराची दे रहा है आप उसको देंगे, जाहिर है अगर आप उसको नहीं कंट्रीब्यूट करेंगे और कराची के शहरियों के मसाइल हल नहीं होंगे तो शहर आगे नहीं बढ़ सकेगा और वो उतना कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकेगा। और जो हमारे मौजूदा हालात हैं कि हमारा जो बजट का डेफिसिट है वो कहाँ पहुँच गया, इसलिए कि लोगों के पास वो सारी सूरत हाल रही नहीं है और लोग मसाइल का शिकार हैं। लेकिन लगारी साहब मेरा एक ये क्वेश्चन है कि अगर आप ही कह रहे हैं कि लाहौर में दूध की और शहद की नहरें नहीं बह रही, तो वह तो कराची में भी नहीं रही है। और ये मान भी लिया जाए, जो आके आप ठीक कह रहे हैं कि जब बानी पीटीआई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे तो वो वज़ीर आला सिंध को या सिंध कैबिनेट को उस लिहाज से तरजीह नहीं दिया करते थे, तवज्जो नहीं दिया करते थे, कराची के मसाइल पर बात नहीं होती थी। लेकिन वज़ीर आला सिंध का क्या करना है, पीपल्स पार्टी का क्या करना है, जो कि इतनी दिहाइयों से कराची को देख रहे हैं, सिंध को देख रहे हैं, वहां पर भी तो सवाल निशान लगता है ना? नहीं, जो उनके बस का काम है वो तो कर रहे हैं ना। प्रोजेक्ट आप K4 मुकम्मल होने वाला है, लेकिन वफाक की कंट्रीब्यूशन नहीं होगी तो शहर में पानी की तरसील नहीं हो सकेगी। वफाक बाकायदा उसमें हिस्सा डालता है, वफाक की तरफ से बाकायदा तय होता है। यही हुआ था जब हमारे यहाँ ग्रीन बस का मसला आया था और यहाँ पूरे का पूरा प्रोजेक्ट नवाज शरीफ दौर में शुरू हुआ, इमरान खान ने आकर बंद कर दिया। उसे 3-4 साल तक जो है वो मामला लटका रहा है और ग्रीन बस जो है बिल्कुल आखिरी दिनों में जाकर चलना शुरू हुई थी और इसलिए कि वफाक ने फंड रोक दिए थे।
अगर मनसूबा सिंध गवर्नमेंट अपनी तरफ से मुकम्मल कर ले या कोई अपने हिस्से का काम कर ले तो बाकी वफाक ने जो कंट्रीब्यूट करना है अगर वो नहीं करता है कंट्रीब्यूट तो मनसूबे बेकार हो जाते हैं ना, उनकी कास्ट भी बढ़ जाती है और मनसूबे बेकार हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा लगारी साहब, जिस तरह से आप भी ये कह रहे हैं कि मंसूबों की प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं, इसी तनाजुर में कल ताजरों से भी वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई है जिसमें आरिफ हबीब साहब का जिक्र बार बार आ रहा है कि उन्होंने वज़ीर आज़म से कहा है कि भारत से हाथ मिलाएं। तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ, पाकिस्तान ने तो कभी भी भारत से हाथ पीछे किया ही नहीं है, बल्कि जब से मोदी हुकूमत आई है उनकी तो पॉलिसी ही बन चुकी है कि पाकिस्तान से ताल्लुकात किसी भी सूरत में बेहतर ना हो, ताकि कश्मीर समेत और जो भी मसले हैं पाकिस्तान के भारत के साथ उन पर कभी कोई बात ही ना हो सके। तो आरिफ हबीब साहब की स्टेटमेंट को किस तरह से देख रहे हैं? साथ ही साथ जो और ताजिर मौजूद थे उन्होंने भी ये कहा है कि जो बिजली की प्राइसेस हैं, एनर्जी प्राइसेस हैं, उनको नीचे लेकर आएं, अदरवाइज एक्सपोर्ट्स करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो इंडिया को कौन राजी करेगा? आरिफ हबीब साहब जाएं और इंडिया से बात करें कि जनाब पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए आप राजी हो जाएं। उन्होंने एक और बात भी की, जेल के कैदियों के साथ। ठीक है, लगारी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, बराह रास्त हमें जाना है। इस वक्त मरीम नवाज वज़ीर आला पंजाब परेड का मुआयना करें, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। पासिंग आउट परेड की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हैं, जहां पर वो पासिंग आउट परेड आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ इस वक्त परेड का मुआयना कर रही हैं। न्यूज़ की स्क्रीन पर बराह रास्त मनाजिर इस वक्त आप मुलाहिजा कर रहे हैं, चूँकि ये मनाजिर हैं जहां पुलिस ट्रेनिंग चूँकि पासिंग आउट परेड इस वक्त जारी है। लाहौर के मनाजिर आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और उनका ये कहना था कि ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के हवाले से हम मौक़े भी फराहम करना चाहते हैं और माशरे की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि ख़वातीन भी उसमें अपना हिस्सा ज़रूर डालें। हम ये चाहते हैं कि जो भी ख़वातीन हैं टेक्नोलॉजी तक उनकी रसाई भरपूर तरीके से होनी चाहिए। ख़वातीन को जो IT स्किल्स हैं उनमें भी बाख्तियार बनाना चाहिए और इस मौके पर वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ साहिबा मौजूद हैं और इस वक्त वो परेड का मुआयना भी कर रही हैं। बराह रास्त मनाजिर इस वक्त आप देख रहे हैं लाहौर से, जहां चूंग में पासिंग आउट परेड की तकरीब में वो मौजूद हैं। लाहौर के मनाज़िर हैं जो कि हम आपको आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर इस पर बराह रास्त दिखा रहे हैं। आप न्यूज़ की स्क्रीन पर ये मनाज़िर बराह रास्त मुलाहिज़ा कर रहे हैं। चूंग में ये पासिंग आउट परेड हो रही है जहाँ पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा जो हैं परेड का मुआयना कर रही हैं और इस मौके पर जब वो मौजूद हैं तो उन्होंने जब वहाँ पर मौजूद इस परेड के शुरका से खिताब किया तो वाज़े तौर पर उन्होंने ख़वातीन की एम्पावरमेंट के हवाले से गुफ्तगू फरमाई और उन्होंने ये भी एक खुशगुफ्तारी का जो अंदाज़ है वो हमने देखा। अच्छा, एक चीज़ जो हम यहाँ पर महसूस कर रहे हैं और अपनी आंखों से देख सकते हैं कि उन्होंने पुलिस वर्दी को ज़ेब-ए-तन का रखा है और जो पुलिस हैट है, कैप जो है वो भी उनके सर पर इस वक्त मौजूद है। तो बड़ा ही ये एक दिलचस्प उनका अंदाज़ है जो आज हमें देखने को मिल रहा है और वहाँ पर मौजूद ख़वातीन से जो कि पुलिस ख़वातीन हैं उनको जो है उनकी कारकर्दगी के हवाले से उनको सराहते हुए जो उन्होंने अंदाज अपनाया है वो वाकई बड़ा ही दिलचस्प है और इसे यूं कह लीजिए कि वो शायद खुद भी इस लम्हे को बहुत इंजॉय करती हुई हमें नजर आ रही है। बिल्कुल ऐसी है, जिस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट की बात उन्होंने डे फर्स्ट पर भी की थी, जब उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठाया था उस वक्त भी उन्होंने बात की थी। उसके बाद भी हमने देखा कि डिफरेंट सेंटर्स पर जब उन्होंने दौरा किया है और आज भी जिस तरह से वो इस गेटअप में मौजूद हैं, ख़वातीन की जो ढारस है वो भी बंधा रही हैं, उनको हिम्मत भी दे रही हैं और ये बात कर रही हैं कि ख़वातीन का आगे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी शोबे की हम बात कर लें, ख़वातीन जब उसमें अपना किरदार अदा करेंगी तो वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए बेहतर साबित होगा। मनाज़िर इस वक्त आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं लाहौर के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर चूंग के, जहाँ इस वक्त हम देख रहे हैं कि परेड इस वक्त जारी है और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ एक प्रॉपर गेटअप में पुलिस की वर्दी में इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर जो ख़वातीन मौजूद हैं उनका जोशो जज्बा बढ़ाने के लिए मौजूद हैं। बिल्कुल, ख़वातीन पुलिस एहलकार का जोशो जज्बा जो है वो बढ़ाने के लिए यहाँ पे हमें मरीम नवाज साहिबा नज़र आ रही हैं। 612 लेडी पुलिस कांस्टेबल हैं जो कि यहाँ पर पास आउट हो रही हैं। बिल्कुल, और ये कोई छोटी तादाद नहीं है अनवार। मैं तो हैरत का इज़हार इस लिहाज से कर रही हूँ कि वो वालिदैन जो अक्सर ये सोचा करते थे कि वो अपने सिर्फ बेटों को पुलिस में भर्ती करवाना चाहते हैं, ये मर्दों की ही एक फ़ौज जो है वो तैयार होनी चाहिए। ख़वातीन इस किस्म के कामों में या ऐसे शोबों में सामने नहीं आती। ख़वातीन को बड़ा नाजुक महसूस किया जाता है, नाजुक समझा जाता है, लेकिन ये जो माशाल्लाह
312 हमारी जिन लड़कियों को हम देख रहे हैं वो इस वक्त जिस धूप में खड़ी हैं, लड़के भी नहीं खड़े हो सकते, बिल्कुल ऐसी रोल मॉडल हैं। और यकीनी तौर पर यही फिर वो खवातीन होंगी जिनसे उम्मीद ये की जा सकती है कि आगे चलकर जो हमारे पुलिस के कल्चर, जिस पे हम अपने बात भी कर रहे थे, तो उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि ये उस कल्चर को भी तब्दील करेंगी, उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करेंगी और अपना जो एक इम्पैक्ट है बीइंग खवातीन वो भी इसमें शामिल करेंगी। तो इस वक्त पासिंग आउट परेड के मनाज़िर आप न्यू की स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ इस परेड का मुआयना करने आज यहाँ पहुँची हैं और स्पेसिफिकली उन्होंने जो ड्रेस अपनी चॉइस थी उसको उस इवेंट की मुनासबत से रखा है, जो कि एक बड़ा ही अच्छा जेस्चर है। जो खवातीन यहाँ पर मौजूद हैं वो भी यकीनी तौर पर उन्हें देखकर उस लिबास में बहुत खुश हो रही होंगी और सराह भी रहे लोग, वेलकम वेलकम के नारे भी वहाँ पर लग रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और मरीम नवाज साहिबा की ड्रेसिंग सेंस के हवाले से अगर हम लोग बात करें तो बड़ा ही एक डिसेंट अटायर होता है उनका ओवरऑल, चाहे वो आज की तकरीब हो या ओवरऑल हो। और फिर वर्दी का ताल्लुक फिर चाहे पुलिस की वर्दी से हो या फिर यूनिफॉर्म आपने अपने जिस्म पे कोई भी ज़ेब तन कर रखा हो, उसकी अहमियत का अंदाज़ा जो है वो हम बखूबी लगा सकते हैं। और जो मैं बात कर रही हूँ अभी कि हम लोग मरीम नवाज साहिबा के हवाले से बात कर रहे हैं, तो जब भी वो किसी तकरीब में मौजूद होती हैं तो जो उनका पहनने ओढ़ने का तरीका है और सलीका है, उनका प्रेजेंस जो है वो बड़ी ही लोगों को पसंद आती है। और यकीनी तौर पर जो उनकी अपनी पार्टी की खवातीन है वो उनको फॉलो करते हुए हमें नजर आती है। उसमें कोई बुखारी साहिबा के उस कमेंट किए कि 800 रुपए वाले सूट के बाकी सब कुछ ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये एक अच्छी चीज है, एक अच्छी लीडर को मतलब यानी कि आप अपने कल्चर को प्रेजेंट करती हैं। ये बहुत एक अच्छा जेस्चर है कि आप ओवरऑल जब भी बाहर निकलती हैं विजिट के लिए, कहीं पर भी जाने के लिए, तो वो एक बड़ा प्यारा अंदाज होता है उनका। हलफबरदारी के मरहले का आगाज हुआ चाहता है। इस वक्त आपके सामने आमिना असलम हलफबरदारी के लिए कौमी परचम परेड के सामने ला रही हैं। अब एसपी एकेडमिक्स पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर सैयद महमूदुल हसन साहब पास आउट होने वाली लेडी पुलिस अफसरान से हलफ लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्फान इकरार करती हूँ। परेड के मनाज़िर आपने मुलाहिज़ा की, एक बार फिर से बात करेंगे नज़ीर लगारी साहब से। लगारी साहब कंटिन्यू कीजिएगा। आरिफ हबीब वाला सवाल मैंने आपसे पूछा था कि जिस तरह से उन्होंने बात की है कि हिंदुस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, उस पर अपना कमेंट दीजिएगा। मैं यही अर्ज कर रहा था कि आरिफ हबीब साहब के ही जिम्मे लगा दिया जाए कि वो मोदी को भी राजी करें और इधर पीटीआई को भी राजी करें कि जनाब आप मुलाकात के लिए आमादा हो जाएं। और उससे पहले तो वो तो पाकिस्तान के साथ इंडिया स्पोर्ट्स के हद तक आगे आने को तैयार नहीं। हमारे फनकारों को वहां से वापस भेज दिया गया, आपदा परवीन को वहां से वापस भेज दिया गया, हमारे आर्टिस्ट वहां जाते हैं उनको वहां पर वापस भेज दिया जाता है और हमारे खिलाड़ियों को वहां पर खेलने नहीं दिया जाता है और हमारे सियासतदानों के साथ तो बात करने को तैयार ही नहीं है। और इस दौरान में जबकि इलेक्शन हो रहे हैं तो मोदी तो पाकिस्तान के खिलाफ भी एक बयाना बनाकर इलेक्शन वोट हासिल कर रहा है, तो वो तो बात करने को तैयार नहीं। तो आरिफ हबीब साहब जाएं और मोदी के साथ बात करें और कहें कि जनाब आप मुज़ाकरात कीजिए। हम कहते हैं कि कश्मीर एक मसला है और उसे हल होना है, तो मोदी को ये बात मानने में कौन सा मसला है। हमारा बड़े मसाइल है इंडिया के साथ, इंडिया ने बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ की हैं पाकिस्तान के साथ, तो हमें कम से कम वो इस बात को एडमिट करें कि मसाइल मौजूद हैं, उन्हें हल होना है। हम यहाँ से बातचीत शुरू करें कि जनाब आप इशूज को रिकग्नाइज तो करें कि इशूज मौजूद हैं, लेकिन वो तो बात करने को तैयार नहीं है। तो पहले अगर बातचीत के लिए कोई एजेंडा तय होता है तो वो कहते हैं ठीक है। अच्छा लगारी साहब, मैं आपकी बात को आपका मौक़िफ़ सामने आया, लेकिन मैं कहूँगी कि यही बात अगर फेडरल कैबिनेट के लोग करते हैं तो हम लोग उसको एक अच्छा जेस्चर कहते हैं कि हमें अपने पड़ोसी मुल्क के साथ अपने मामला को बेहतर करना होगा। लेकिन कोई बिजनेसमैन बात करे तो तनकीद का मयार कुछ और हो जाता है। और फिर इसी क्या कहते हैं, जब ये क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा था
तो ताजरों ने ये भी बड़ा जोर दिया इस बात पर कि जो बिजली की कीमतें हैं उनको कम होना चाहिए, क्योंकि 60 या 70 रुपए का अगर एक बिजली का यूनिट होगा तो इन रकम के साथ जो है कोई भी ताजर बेहतर अंदाज में एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। जिस पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जनाब आप इस्लामाबाद आइए, वहां पर आके बैठकर बात करते हैं तो हो सकता है कि मामला सॉर्ट हो जाए। तो आपको लगता है कि IMF ऐसा करने की इजाजत हमें देगा? बाकी आप बहुत बड़े बहरान का शिकार हैं और ये हुक्मरान अशराफे की वजह से, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम की वजह से ऐसा हुआ है। पाकिस्तान के अवाम अपना बिल देते हैं, पे करते हैं। ये कौन करता है? जो बिजली की चोरी होती है। जाहिर है वो आम आदमी जिसके घर में 200-300 यूनिट जलते हैं वो क्या बिजली की चोरी करेगा? बिजली चोरी हजारों लाखों में हो रही है, अरबों खरबों की चोरी हो रही है। और चोरी को आम आदमी तो नहीं कर रहा है, बड़े लोग चोरी कर रहे हैं और जो माफिया से मिले हुए हैं। एक तो ये है। दूसरी बात यह है कि जो आपने जिन शरायत पर बिजली ली है तो वो तो कोई पूरी नहीं कर सकता है, फिर आप उनके साथ जाकर दोबारा डायलॉग करें। एक तो ये हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि अगर बिजली इसी तरह से महंगी होगी तो आपकी प्रोडक्शन तो नहीं होती है। आपकी जो फैक्ट्रियां, मिलें, कारखाने, आपके खेतों में ट्रैक्टर, आपके जो है वो थ्रेशर, आपके जितने भी बाकी जो ज़राई और सनती आपके जो मशीनें हैं वो तो नहीं चलेंगी। जब नहीं चलेंगी, जब आपके पास बिजली की ये सूरत हाल होगी और इतनी महंगी बिजली मिलेगी आपको, तो फिर आप क्या प्रोड्यूस करेंगे और उसके नतीजे में क्या पैदावार होगी और आप क्या एक्सपोर्ट करेंगे? जब एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपका ये डेफिसिट हमेशा बरकरार रहेगा, बल्कि बढ़ता चला जाएगा। आपकी जो एक्सपोर्ट कम होती चली जाएंगी और इम्पोर्ट आपकी बढ़ती जाएंगी। तो ये तो हुकूमत को सोचने का काम है कि वो इसको सोचे कि इसका हल क्या है। क्योंकि महंगी शराइत पर जो बिजली ली गई थी, जो कारखाने लगाए गए थे और तालियां बजवानी थी कि जनाब तालियां बजाओ, देखो हमने कारखाने लगा दिए, वो क्या करेंगे उसके तो आप पैसे भर रहे हैं। अगर काम न करें, ये भी शर्त में शामिल है, अगर वो काम न करें, अगर प्रोड्यूस आप वो प्रोडक्शन न करें या वो उनकी बिजली इस्तेमाल ना हो सके, तब भी आपने पैसे देने हैं। जब देने हैं पैसे तो फिर तो पाकिस्तान के ऊपर यही होगा कि पाकिस्तान का सारा बजट इस बात में होगा कि हमने बिजली पैदा करने वाले कारखानों को वो करनी है, हमने पेमेंट करनी है। हमारी तो इसी में चलेगी। हमारा सारे का सारा जो करंट डेफिसिट होता है वो हमें भरना पड़ता होता है। ठीक है, तो हमारे साथ कराची के मसाइल पर भी हम एक बार फिर से बात कर लेते हैं। जैसे कि वज़ीर आज़म साहब आए हैं, पहले भी इस तरह से बहुत से प्राइम मिनिस्टर जो कि कराची का विजिट करते रहे हैं, ऐलानात भी होते रहे। आपको लगता है कोई ऐसा ठोस ऐलान हुआ है, कोई ऐसी ठोस स्टेटमेंट वज़ीर आज़म देकर गए हैं जिसके बाद कुछ हालात बेहतर होंगे, या फिर वही तमाम मामला होंगे जो कि पहले भी होते रहे हैं और कराची को नज़रअंदाज किया जाता रहे? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि वज़ीर आज़म की या वज़ीर आला की विल ख़राब नहीं है, उनकी नीयत में ख़राबी नहीं है। एक दूसरे के लिए मसाइल पैदा करना ही, असल मसाइल के हल तलाश करना है। अगर ये नीयत हो कि हमने मसाइल को हल करना है तो लामहला मसाइल के हल की तरफ जाएंगे, उसी पर बात करेंगे और इम्कानात जो हैं उन्हीं पर बात करेंगे। अगर ये बात करते हैं कि जनाब अगर आप एलोकेशन रखते हैं लाहौर के लिए, आप वैसी एलोकेशन करें कराची के लिए, तो ज़ाहिर वफाक के एक ज़माने ये भी हुआ था कि कोई 12-13 खरब का फेडरल बजट था, उसमें से 9.5 खरब जो वो सीधे लाहौर में चले गए थे। तो इस तरह तो अगर होगा तो ज़ाहिर है बाकी शहर तो तरक्की नहीं कर सकेंगे। आप फोर लाइन भी बिछा दें, आप मेट्रो भी चला रहे हैं, आप और भी डेवलपमेंट करें, लेकिन बाकी शहरों को भी आप जहन में रखें कि इनका भी वफाक का पैसा जाता है और तालियां बजाई जाती हैं। जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कारनामा अंजाम दे दिया। भाई पैसा वफाक का लगा है ना, वफाक बाकी सूबों में भी पैसे लगाए और वफाक सबको एक आंख से देखे तो ये हो सकता है और ऐसा होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। शहबाज शरीफ की भी नीयत अच्छी है और मुराद अली शाह की भी नीयत अच्छी है। मसाइल हल होंगे और इस तरफ जाएंगे। अगर नहीं जाएंगे तो मसाइल बढ़ते जाएंगे और इन्हें हल करने के लिए कोई और आएगा। सही। अच्छा, एक और अहम मामला, उसमें आपको ये बताइएगा कि शेर अफजल मरवत साहब की नीयत कैसी लग रही है? बानी पीटीआई ने नाम तो उनका तजवीज़ किया था और गालिबन फिर ये आया कि ये नाम उनके सऊदी अरब के खिलाफ बयान देने के इनाम के तौर पर किया गया था। तासुर है किससे ये मिला? आपको लगता है कि इतनी अहम सीट पर ऐसा बंदा लगाना जो दोस्त ममालिक के मुतालिक गलत बातें कर रहे हैं, ऐसे बंदे को अफोर्ड करना जो है वो हमारे लिए खासा मुश्किल हो सकता है? फिर दूसरी कंफ्यूजन ये भी हो रही है कि हामिद रजा साहब हैं या फिर हामिद खान साहब हैं। बिल्कुल, कि इनको होगा कौन कि जो है ना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सरबरा होगा आने वाले दिनों में? कोई क्लैरिटी नजर नहीं आ रही, ये पीटीआई खुद क्लियर नहीं है। अच्छा, एक तो ये है कि हमारे सामने जो पीटीआई के या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के या जो भी पार्टी है उसके जो नाम सामने आते हैं उनमें एक असद कैसर साहब का, एक गंडापुर साहब का नाम आता है, अली अमीन साहब का एक नाम आता है, गौहर खान साहब का एक नाम आता है, शेर अफजल मरवत साहब का एक नाम आता है
वो जो असद कैसर साहब हैं, वो जो स्पीकर थे, उनका नाम आता है, कभी कभी शहरियार आफरीदी का नाम आता है, कभी कभी जो है वो अली मोहम्मद खान का नाम आता है। ये सारे के सारे जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से हैं और सबकी अपनी अपनी पार्टी है। ये एक किसी एक पेज पर नहीं है, सारे अपना अपना, सबका अपना। उमर अयूब का भी अपना पेज है और इसी तरह से गौहर खान का भी अपना पेज है, शेर अब्दुल मरवत का भी अपना पेज है, अपना अली अमीन गंडापुर का अपना पेज है और सब का अपना अपना पेज है। सबकी अपनी अपनी पार्टी है, अपनी अपनी पार्टी। इतना इंतशार किसी भी पार्टी में नहीं हमने देखा जितना इंतशार इस वक्त यहाँ मौजूद है। तो ये कोई 10-12 आपको बनाने पड़ेंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन, तब जाकर मामला सेटल होगा। शायद तब भी मामला सेटल ना हो। तो ये नहीं। और दूसरी बात ये है कि ये तय करना तो स्पीकर का काम है ना कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कौन होगा। जब इतना बड़ा झगड़ा चल रहा होगा उस पार्टी में, जो पार्टी कहती है ये हमारा राइट है, जिसका अपना झगड़ा इतना बड़ा चल रहा होगा कि 3-3, 4-4 उम्मीदवार सामने होंगे, तो फिर स्पीकर क्या करेगा? स्पीकर तो अपने मर्जी का फैसला करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा स्टे ट्यून्ड न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे परेड में। मरीम नवाज साहिबा इस वक्त मौजूद हैं और गुफ्तगू कर रही हैं। करीब ख़वातीन हैं और मैं अब बतौर वज़ीर आला, लेकिन पहले भी जब मैं कभी जलसों में, जलूसों में, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में जाती थी तो मैं देखती थी कि यंग पुलिस ऑफिसर्स उन्होंने इतने बड़े बड़े हैवी हथियार उठाए होते थे और वो ड्यूटीज़ अंजाम दे रही होती थी जो हिस्टोरिकली मर्द हजरात के साथ एसोसिएटेड हैं। तो मुझे इतना अच्छा लगता था, मैं मुड़ मुड़ के उनको देखती थी। मैं कहती थी देखो ये कौम की बेटियां, इनके अंदर कितना पोटेंशियल है। और मैंने आईजी साहब से आज कहा, मैंने कहा कि ये 7000 बहुत थोड़ा नंबर है, इस परसेंटेज को इंक्रीज़ होना चाहिए। और कभी ये वक्त भी आएगा इंशाल्लाह कि मैं 50% नहीं, ये 50% से ज़्यादा क्रॉस करेंगे आप लोग इंशाल्लाह, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो ख़वातीन हैं वो मेहनत भी ज़्यादा करती हैं, डिलिजेंटली अपना काम करती हैं और ऑनेस्टली सुपर ह्यूमन्स हैं आप लोग। हम सब जो यहाँ बैठी हैं ख़वातीन, हम लोग अपने घर की जिम्मेदारियाँ भी अदा करते हैं। हम माएँ भी हैं, बेटियाँ भी हैं, बहनें भी हैं और हम प्रोफेशनल्स भी हैं। जितने डिलिजेंटली, जितनी मेहनत के साथ हम लोग अपनी जो जिम्मेदारी है वो अदा करते हैं, मेरा ख्याल है कोई सोच भी नहीं सकता कि इसके लिए हाउ मच एफर्ट गोज़ इनटू इट। तो आई रियली सल्यूट ईच वन ऑफ यू, शाबाश। और आज मुझे बहुत खुशी हुई कि पहली सोर्ड ऑफ ऑनर पुलिस में, द फर्स्ट सोर्ड ऑफ ऑनर गोज़ टू अ यंग वुमन। और ये हम सब के लिए एजाज़ की बात है। आज जब मैं वो सोर्ड उसको दे रही थी तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। तो आई मस्ट टेल यू माई डॉटर्स, माई सिस्टर्स, दैट आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ यू। और मुझे ये भी बताया गया है, मैं बहुत, जब से मेरे चीफ मिनिस्टर का ओथ लिया है, मैं आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सेरेमनी। मुझे आईजी साहब ने कहा कि वो पास आउट होने वाली हैं तो आपने उस तकरीब में जाना है। तो मैं रोज़ इनसे पूछती थी कि वो तकरीब कब है, मुझे उसमें जाना है, मैंने वो बच्चियों को देखना है। तो आज जब मैं यहाँ आई तो मुझे पता चला कि आपको कितनी रिगरस ट्रेनिंग मिली है और बहुत मॉडर्न लाइंस पे आपको ट्रेनिंग मिली है। मुझे अभी आपके कमांडेंट जो हैं और जो आईजी साहब हैं वो मुझे बता रहे थे कि ज़बरदस्त ट्रेनिंग मिली। और जब मैंने आज आपकी बॉडी लैंग्वेज देखी, जब मैंने आज आपका प्रोफेशनलिज्म देखा तो मुझे यकीन आ गया। मैंने सोचा आपने अपनी ट्रेनिंग को बहुत सीरियसली लिया है और सीरियसली आप अपनी जॉब को भी लोगे। मैंने आज जो ये यूनिफॉर्म पुलिस का पहना है, दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम, लेकिन जब मैंने ये पुलिस का यूनिफॉर्म पहना तो मुझे ये एहसास हुआ कि चाहे वो चीफ़ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठना हो, चीफ़ मिनिस्टर का ओथ लेना हो या वो पुलिस का यूनिफॉर्म हो, ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। और मुझे पता है कि आप लोगों को एहसास है कि ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन क्योंकि मैं फ़ैसले करती हूँ अल्लाह ताला के फ़ज़ल से
चीफ मिनिस्टर ऑफिस में, आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन आपके पास है, तो आपकी ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। और क्योंकि ख़वातीन नरम दिल होती हैं और बहुत सारी चीज़ों को नरम दिल होने की वजह से माफ़ कर देती हैं, लेकिन अब आप जिस ओहदे पे हो, अब आप जिस काम पे हो, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ और सिर्फ इंसाफ से काम लेना है। और मजबूर जब आपके पास आ जाए, कोई मज़लूम आपके पास आ जाए, तो वो जो आपकी हमदर्दी है, आपकी सॉफ्ट हार्टेडनेस है, वो सारी उस मज़लूम के लिए होनी चाहिए, उस मजबूर के लिए होनी चाहिए। जालिम के लिए आपके दिल में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जालिम को उसकी सज़ा मिलना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे लिए भी एक मुश्किल फ़ैसला होता है चीफ़ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ के, जब मुझे किसी के ख़िलाफ़ फ़ैसला करना पड़ता है, तो वो मैं अपने दिल पे पत्थर रख कर करती हूँ, क्योंकि मेरे दिल में इंतकाम का और ये जज्बा नहीं है। लेकिन इस माशरे में इंसाफ कायम करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि कोई और काम। जिस माशरे में इंसाफ नहीं होता, वो माशरे, वो मुल्क बिगड़ जाते हैं। तो ये आप सब की ज़िम्मेदारी है कि इंसाफ से काम लें, मजबूर की दाद रसी करें, मज़लूम की दाद रसी करें, और जो जालिम है उसको उसके अंजाम तक पहुँचाएँ। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप ये करेंगे। मैं आप सबको, जितनी भी मेरी बेटियां और बहनें आज पास आउट हुई हैं, मैं सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ। आपकी फैमिलीज़, आपके वालिदैन जो यहाँ पर मौजूद हैं, मेरे जो राइट एंड लेफ़्ट हैं, मैंने देखा था अभी गुज़रते वक्त उन सबको, मैं उन सबको भी मुबारकबाद पेश करती हूँ। आपके घर वालों को मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ। और आप लोग इस बात के लिए भी मुबारकबाद के काबिल हैं कि आपने अपनी बेटियों पे एतमाद किया, आपने अपनी बेटियों को घरों से भेजा, उन पे एतमाद किया। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला, बल्कि उम्मीद नहीं, मुझे यकीन है कि ये बेटियां आपका सर झुकने नहीं देंगी इंशाअल्लाह। मैंने अपने वालिद से ये वादा किया था, मैं इसलिए ये बात आपसे कर रही हूँ कि ये एक हार्ट टू हार्ट बात है। यहाँ तक पहुँचने के लिए चीफ़ मिनिस्टर की कुर्सी अल्लाह ताला ने मुझे दी है, लेकिन मेरे लिए भी इतना आसान काम नहीं था। मैं नवाज़ शरीफ की बेटी थी, 2 टाइम्स चीफ मिनिस्टर, 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर, लेकिन मेरे लिए ये आसान काम नहीं था। मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ा, मुझे आग के दरिया से गुजर कर यहाँ पर पहुँचना पड़ा। और अच्छा हुआ मेरी ट्रेनिंग हुई। मुझे आज कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर इसलिए बैठी कि इसका बाप प्राइम मिनिस्टर है। और आज जब मैं घर जाती हूँ, मैं अपने वालिद के साथ अपना पूरा दिन शेयर करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि उनके चेहरे पे जो तशक्कर के जज्बात आते हैं, जो एक वालिद की जो प्राइड होती है उसके जज्बात आते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि मेरी मेहनत जो है वो कामयाब हो गई है। इसी तरह मैं ये उम्मीद भी करती हूँ, मुझे यकीन है कि आप लोग अपने, यू विल मेक योर पेरेंट्स प्राउड इंशाल्लाह। और मैं तमाम वालिदैन को सलाम पेश करती हूँ जो यहाँ मौजूद हैं, जो यहाँ मौजूद नहीं हैं, जो टीवी पर आज मुझे सुन रहे होंगे, कि अपनी बेटियों पर एतमाद कीजिए, उनको कॉन्फिडेंस दें, उनके पीछे खड़े हों, उनके साथ खड़े हों, उनके सर पे हाथ रखें, वो जो करना चाहती हैं उनको करने दें। और आप देखें कि ना सिर्फ ये कि वो आपके लिए वो फ़ख्र का मकाम बनेगी एक दिन, बल्कि इस मुल्क के लिए वो फ़ख्र का मकाम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। और कमांडेंट साहब मुझे बता रहे थे कि ये जो पुलिस एकेडमी है, ये 1980s में जब नवाज़ शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, ये तब बनी थी। तो मैं यहाँ पर कोई सियासी बात नहीं करना चाहती, लेकिन ये सियासी बात नहीं है। मैं ये ज़रूर उनको खराज तहसीन नवाज़ शरीफ साहब को और शहबाज शरीफ साहब को पेश करना चाहूँगी कि इस मुल्क में, पंजाब में, पूरे मुल्क में जहाँ तरक्की का कोई भी निशान आपको नज़र आएगा, उस पर या नवाज़ शरीफ का नाम होगा या शहबाज शरीफ का नाम होगा। और मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उन शूज़ को फिल करना। नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब जो लेगेसी छोड़ के गए हैं, मुझे ना सिर्फ उस लेगेसी को आगे बढ़ाना है, बल्कि उस पर कैपिटलाइज करना है और उसको और ज़्यादा मजबूत करना है, ताकि ये मुल्क इंशाअल्लाह ताला तरक्की करे। मुझे
जब मैं इनामात दे रही थी और जब मैं गुज़र रही थी, तो मुझे आपके चेहरों पर जो चमक और जो दमक और जो उम्मीद नज़र आई, उससे मुझे बतौर चीफ़ मिनिस्टर मुझे बहुत हौसला मिला कि आप पुलिस फोर्स में शामिल होकर जब आप ये यूनिफॉर्म पहनकर अपनी ड्यूटीज़ पे, अपनी ज़िम्मेदारियों पे जाएंगे, तो आप यू विल मेक मेजर डिफरेंस इंशाल्लाह। जो काम आपसे पहले आने वाले लोग नहीं कर सके वो आप करेंगे इंशाल्लाह ताला। मुझे पूरी उम्मीद है और मुझे इस चीज़ का भी एहसास है कि आज गर्मी भी है, धूप है और आप लोग धूप में खड़े हो। मैं आपको ज़्यादा देर वहाँ पर खड़ा नहीं रखना चाहती, लेकिन आखिरी बात करूँगी कि ये जो यूनिफॉर्म आपने पहना है, जो यूनिफॉर्म मैंने पहना है, और मैं रोज़ जब ऑफिस जाती हूँ मैं यूनिफॉर्म में नहीं होती, लेकिन मुझे एक एहसास है कि मैंने इंसाफ करना है। मैंने इस मुल्क की, इस कौम की, पंजाब की 12.5 करोड़ अवाम की खिदमत करनी है। और मैं आपको ये कहूँगी कि हर रोज़ सुबह जब आप अपनी ड्यूटी पे निकलें तो ये अल्लाह ताला से ये दुआ करके निकलें कि अल्लाह ताला आपको तौफीक दे कि आप अपनी ज़िम्मेदारियों को ऐसा तरीके से अदा कर सकें। कमांडेंट साहब, अगर इन बच्चियों के लिए, अपने कॉलेज के लिए आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, किसी भी हेल्प की ज़रूरत है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आई एम जस्ट अ कॉल और अ टेक्स्ट अवे। मैं आपकी वज़ीर आला हूँ और आपकी खिदमत के लिए 24 घंटे हाजिर हूँ। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। मेरे साथ मिल के नारा लगाओ, पाकिस्तान जीते रहो, खुश रहो। लाहौर के ये मनासिर थे जहां वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ मौजूद थी चुंग में और पासिंग आउट परेड से वो तकरीब से ख़िताब कर रही थी। बराह रास्त मनाजिर आपने मुलाहिज़ा किए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। स्टे ट्यून्ड, हियर पाकिस्तान। वेलकम बैक वंस अगेन जनाब। तो आज हम अपने प्रोग्राम में एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिससे हमारा जो मुस्तकबिल है और आने वाली नस्लों का जो मुस्तकबिल है वो वाबस्ता है, क्योंकि किसी भी मुल्क कौम की तरक्की में तालीम ही, एजुकेशन ही सबसे अहम किरदार अदा करती है। और हम अपने जो बच्चे हैं इनको क्या पढ़ा रहे हैं, स्पेशली मैं बात कर रही हूँ छोटे बच्चों की जो कि इस वक्त प्राइमरी एजुकेशन सेक्टर में मौजूद हैं। ये सबसे अहम तरीन बच्चे हैं, क्योंकि ये बच्चे सीख क्या रहे हैं, हम इन्हें सिखा क्या रहे हैं। 10 साल के 70% बच्चे जो पढ़ सकते हैं वो ये नहीं समझ पाते, और तो ऐसे में कि वो क्या पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, तो ऐसे में आलमी बैंक उसे सीखने की गुर्बत कहता है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये अहम है कि हम इससे निमट कैसे सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शानदार शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जो कि इस मसले से निमटने के लिए कोशिश कर रही हैं। बच्चों को इब्तदाई तालीम में कैसे इस काबिल बनाया जा सके कि तालीम या जो सीखने का ये अमल है उसको हम आसान बना सकें, ताकि बच्चे उसको सही तरह से एब्जॉर्ब भी कर सकें। सिर्फ ये नहीं कि वो पढ़ते चले जा रहे हैं, उन्हें पता नहीं चल रहा कि इस चीज़ का मतलब क्या है। बहरहाल इसी तमाम सिचुएशन पर हम बात करेंगे। CEO ब्लू रिज इम्पैक्ट डॉक्टर अमीना ज़िया ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप हमें ये बता दें कि जो आलमी बैंक, वर्ल्ड बैंक की तरफ से ये एक वर्ड है उससे हमें रोशनास ज़रा करवाएं, जिसे सीखने की गुर्बत कहा जाता है, कि आखिर इसका मतलब क्या है। पॉवर्टी एक कॉन्सेप्ट है जो मेजर करता है कि जो एक बच्चा है वो एक्चुअली कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। वो एक लर्निंग गैप होता है, गैप बिटवीन द एक्सेस टू एजुकेशन, वो किस क्वालिटी की एजुकेशन बच्चे को मिल रही है, और फिर उस एजुकेशन की आउटकम क्या है। तो पाकिस्तान में जो लर्निंग गैप है, द लर्निंग पॉवर्टी रेट इज़ सही है। लेकिन डॉक्टर साहब दूसरा ये भी कि हमारे इब्तदाई निज़ाम तालीम में मसाइल तो हैं ही, जिससे हम खुद भी मानते हैं, लेकिन छोटे बच्चे अगली क्लास में बढ़ भी रहे हैं, उनको मालूम नहीं होता कि जो वो पढ़ रहे हैं वो है क्या। ये भी बहुत बड़ा अलमिया है हमारे लिए। जी, तो लर्निंग पॉवर्टी का जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है, वो ये कहता है कि जो 10 साल का बच्चा है उसको वो रीड तो कर लेता है लेकिन उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है कॉन्सेप्ट की। तो ये जो एक चीज़ है, दिस इज़ द मेजरमेंट ऑफ। लेकिन डॉक्टर साहब आप जिस तरीक़ेकार के बारे में काम कर रही हैं, फिर वो क्या है, वो किस तरह से काम कर रहा है? आप क्या समझती हैं कि जिन बच्चों के बारे में हम बात कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक भी उनकी निशानदेही कर रहा है, बच्चों को जो इब्तदाई तालीम है फिर वो किस तरह से देनी चाहिए? आइडेंटिफाई किया, वर्ल्ड बैंक ने 2018 में आइडेंटिफाई किया था कि पाकिस्तान में लर्निंग पॉवर्टी गैप बहुत हाई है, जैसे कि मैंने कहा 77%। तो इसका सोल्यूशन होता है थ्रू इंटरवेंशंस इन द एजुकेशन करिकुलम।
तो मैंने अपनी टीम के साथ ब्लू रिज इम्पैक्ट कंसल्टिंग इन द US हमने एक मॉडल डेवलप किया, फ्रेमवर्क फॉर चिल्ड्रंस बुक। तो हमारा ये जो इंटरवेंशन है एक बहुत इंटेंशनल पॉलिसी इंटरवेंशन है कि नेशनल करिकुलम्स में आप इंट्रोड्यूस करिए कॉन्सेप्ट्स को, मेजर कॉन्सेप्ट्स को बच्चों के लिए थ्रू अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, रीड अलाउड बुक्स। और दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ रीड अलाउड बुक, चेंज द चेंज। दिस इज़ अवेलेबल एवरीवेयर इन द US इन ऑल बेसिक बुक रिटेलर्स। तो ये जो एक बुक का फॉर्मेट है इट्स वेरी यूनिक बिकॉज ये कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करता है एंड देन इट ब्रिंग्स इन दैट डायलॉग, जो एक एक्सचेंज होता है जो केयर गिवर या टीचर के साथ, एजुकेटर के साथ और जो बच्चे के साथ। और फिर ये हमारे यंग लर्नर्स को अंडरस्टैंड कराता है कि कॉन्सेप्ट तो मैंने पढ़ लिया है, बट नाउ हाउ कैन आई अप्लाई दैट, हाउ इज़ दैट माई ओन कॉन्सेप्ट, कि उस बच्चे की ओनरशिप भी होनी चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्लाइमेट चेंज की बात करिए तो वो बच्चा खुद अपनी कैपेसिटी में, अपनी स्पेस में कैसे इम्पैक्ट कर सकता है। सो दैट्स कॉल्ड हैंड्स ऑन लर्निंग, इट्स द टर्म इज़ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो ये जो मॉडल है दैट ब्रिंग्स इन कॉन्सेप्ट्स, इट ब्रिंग्स इन एक्सपीरियंशियल लर्निंग को ले आता है। और फिर देयर इज़ एन एकेडमिक रिसोर्स इन द बैक ऑफ इट दैट हेल्प्स द एजुकेटर और केयर गिवर, वो फिर जो कनेक्ट ऑन अ साइकोलॉजिकल लेवल बच्चे के साथ। तो एक बहुत यूनिक सा मॉडल है, इट्स बेस्ड अराउंड एजुकेशन पेडागोजी ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन व्हिच इज़ नाउ हमारी, यू नो, द वर्ल्ड इज़ रैपिडली चेंजिंग। अच्छा, तो फिर पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो ये प्रोजेक्ट आपका कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, कहाँ पर आपने लगा रखा है प्रोजेक्ट अपना, किन जामियात में, और हुकूमत पाकिस्तान इस हवाले से आपकी कोई मदद कर रही है? अभी तो मैंने इसको NGO स्कूल्स में इंट्रोड्यूस कराया। डेवलपमेंट्स इन लिटरेसी का स्कूल है खुदा की बस्ती आउटसाइड ऑफ लाहौर, उसमें जाके हमने लिटरेसी सेशन किया है, बुक टॉक की है, रीडिंग की है। और फिर हमने फैमिली एजुकेशन सर्विसेज फाउंडेशन का जो लाहौर कैंपस है, डेफ रीच कहलाया जाता है, वहाँ जाके हमने यूथ बच्चों से पॉलिसी डेवलपमेंट की बात की है अराउंड क्लाइमेट चेंज यूजिंग ये इसी बुक का मॉडल। तो अभी तो हम थ्रू कनेक्शंस और NGO जो स्कूल्स ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन करिकुलम में ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमने उनको जाके उनकी टीचर्स से जाके बात की है बिकॉज इस चीज़ में आपको टीचर ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज बेस्ड अराउंड। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम छोटे बच्चों के हवाले से बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि शुरू में से ही बच्चों को किताबों के अलावा भी जो तजर्बाती तौर पर है वो सिखाया जा सकता है, जिसको एक्सपेरिमेंटल हम कहते हैं, कि एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो भी उन्हें सिखाने चाहिए? गैप है, लर्निंग गैप है। और हमें पता है कि आजकल के बच्चे बहुत ब्राइट हैं, देयर क्रिएटिव, उनके यू नो एवरीवन हैज़ अ सेल फोन, उनको एक्सेस है इंफॉर्मेशन का। तो हमें चाहिए कि हम जो एजुकेशन उनको दे रहे हैं दैट इज़ अलाइनिंग विद द वे दैट दे अब्जॉर्ब इंफॉर्मेशन और उनकी जो नीड्स और चैलेंजेस हैं। तो पूरी दुनिया में ये एक लर्निंग गैप है, दिस एग्जिस्ट इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, डेवलपिंग कंट्रीज़ में, हर जगह। पाकिस्तान के बच्चों को रोग मेमोराइजेशन और वो जो एक ट्रेडिशनल एजुकेशन है वहाँ उस करिकुलम से हटके एक्सपीरियंशियल लर्निंग करिकुलम में इन्वॉल्व करनी चाहिए ऑन ऑल लेवल्स अक्रॉस ऑल डिफरेंट डिसिप्लिन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमीना ज़िया, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं, एक अहम खबर आपके साथ शेयर करनी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हम देख रहे हैं कि कारोबार में एक बार फिर से ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई दे रही है और इस वक्त ट्रेडिंग के दौरान 472 पॉइंट्स का इजाफा भी हुआ है। KSE 100 इंडेक्स 72,524 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज़ पर ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आ रही है, जहां ट्रेडिंग के दौरान 472 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। KSE 100 इंडेक्स 72,524 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रहा है। बिल्कुल एक अहम और एक अच्छी खबर जो आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के हवाले से हम अपडेट कर रहे हैं, इसी पर बात कर लेते हैं। काशिफ मुनीर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, बताइएगा आज का अहवाल। जी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज जो है जबरदस्त तेजी फिर देखने में आ रही है। इंडेक्स जो है वो 72,000 तो गुज़श्ता रोज क्रॉस कर गया था, आज 72,500 की सतह जो है वो क्रॉस कर गया है। 100 इंडेक्स में हमने देखा था कि गुज़श्ता रोज जो अप्रैल का महीना है इसने जब आगाज हुआ था तो 67,000 पर मार्केट पहुंची थी और अब इन 25 दिनों में मार्केट जो है 5,000-5,500 मार्केट क्रॉस कर चुकी है। ये भी रिकॉर्ड देखने में आ रहा है। तो हम देखिए रहे कि मार्केट में जो रोजाना के तौर पर जो है मार्केट जो एक नया रिकॉर्ड बना रही है और अब तक आज का जो है 72,524 के पॉइंट पर जो है 100 इंडेक्स ट्रेड कर रहा है।
ठीक, बहुत शुक्रिया आपका काशिफ मुनीर। आप हमें अपडेट कर रहे थे स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल के हवाले से कि आज भी तेज़ी जो है वो देखी गई है, जो कि पाकिस्तानी मईशत के लिए बहुत बेहतर है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और कुछ एंटरटेनिंग खबरें भी हैं जो हमने आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि काफ़ी रोज़ हो गए थे हमने इस तरह की कोई वायरल वीडियो आपके साथ शेयर नहीं की थी। तो अभी मनाजिर भी आपको दिखाते हैं, हिंदुस्तान के मनाजिर हैं जहाँ लोग खुशियों में फिर ज़रा दीवाने भी हो जाते हैं। और कहा यह जा रहा था कि हिसाब तो नशे में भी धुत थे, तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर जो पटाखे फोड़े जा रहे थे उनको अपने सर पर उठा लिया और करतब दिखाना शुरू कर दिए थे। तो भारत में होने वाली एक शादी है जिसके दौरान ये वाकया पेश आया है, जहां एक शख्स लोगों की तवज्जो समेटने की कोशिश कर रहा था, जो कि उसे काफ़ी महंगा पड़ गया है। तो अटेंशन लेने की कोशिश में वो अपने ज़िंदगी के साथ खेल रहे थे, शायद ये भूल गए थे। लेकिन फिर भी शुक्र है उनकी जान बच गई। शादी की तकरीब में कुछ अफराद डांस कर रहे थे वहां पर, और उसमें एक शख्स ने जलते हुए पटाखों से भरा डब्बा अपने सर पर उठा लिया। और ये देखिए कि पटाखों की वजह से आग उस शख्स के कपड़ों पर लग गई और उससे वो बड़े हादसे से बाल बचा है। तो जो मीडिया है, इंडियन मीडिया, वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि मुतासिर शख्स ने उस वक्त नशा किया हुआ था और वो नशे की हालत में ही डांस कर रहा था। तो इस हवाले से सोशल मीडिया पर वीडियो खासी वायरल हो रही है, जिस पर सार्फिन मुख्तलिफ तबसरे कर रहे हैं। अच्छा, एक तो ये बात कोई भी आराम से कह सकता है कि इतना खतरनाक काम जो है ना वो आप नशे की हालत में ही कर सकते हैं, लेकिन जब मैं नशे की हालत के हवाले से बात कर रही हूँ ना, तो उसमें यह है कि इंडिया में शराब बहुत आम है, वहां पे उनका कल्चर है। कोई भी अच्छा या बुरा कोई वाकया हो वहां पर, तो ये उनकी गैदरिंग्स का हिस्सा होता है, उनकी बिल्कुल रस्में हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर वो बाज़-औक़ात इस चीज से इतना बिल्कुल इतना वो तजावुज़ कर जाते हैं कि उन्हें ये तो खबर नहीं रहती कि वो अपने लिए क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और हम ये देख रहे हैं अब कि इस तरह के जो फिर स्टंट्स होते हैं वो फिर भारी भी पड़ जाते हैं। जो हुड उन्होंने पहना हुआ था उसी के अंदर एक पटाखा चला गया, जिसके बाद फिर उन्हें पता लगा कि ये उनकी तरफ से बड़ी गलत हरकत कर दी गई है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और भारतीय रियासत गुजरात का एक और वाकया है जो कि आपके साथ हम शेयर करेंगे। भारतीय रियासत गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले धीरन सोलंकी नामी शख्स हैं जिन्होंने सरकारी नौकरी ना मिलने पर गधियाँ पालना शुरू कर दी, जिसके कुछ अरसे बाद ही उसकी जो आमदन थी अब वो लाखों हो गई। और वो कैसे हो गई वो भी हैरानकुन है, क्योंकि धीरन सोलंकी ने गधियों का एक फार्म कायम किया है जिसमें 42 गधियां उनके पास मौजूद हैं। और इन गधियों से धीरन अब माहाना 2 से 3 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। उनका कहना था कि किसी भी नौकरी में, किसी भी सरकारी नौकरी में, जैसा वो सरकारी नौकरी की तलाश में ही थे, तो वहां से तो इतने पैसे बिल्कुल भी नहीं मिल सकते थे जिसमें से गुजारा भी हो सका है। जैसे किसी प्राइवेट नौकरी भी आप कर लें तो तनख्वाह से वो कह रहे हैं कि मेरा घर बमुश्किल ही चलता था। तो बिल्कुल तकरीबन उसी वक्त उन्होंने कहा कि फिर मुझे अंदाज़ा हुआ और मुझे इल्म हुआ कि गधिया पालने से अफाका हो सकता है। और तकरीबन 8 माह पहले उन्होंने अपने गांव में 20 गधियों और 22 लाख रुपए की सरमायाकारी से ये फॉर्म बनाया, जहां की हम आपको तस्वीरी मनाजिर दिखा रहे हैं। और फिर फॉर्म का जो इनिशियल उनका जर्नी थी उसमें उनको खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि गुजरात में गधी के दूध की शायद ही कोई मांग हो। पहले 5 माह में उन्होंने कहा कि मेरी कोई इनकम नहीं हुई, लेकिन फिर उसके बाद मैंने भारतीय कंपनियों तक दूध की सप्लाई शुरू की और अब धीरन कर्नाटक और केरला में दूध सप्लाई करते हैं। और उनके ग्राहकों में कॉस्मेटिक कंपनियां भी हैं जो अपनी मसनूआत में गधी का दूध इस्तेमाल करती हैं। और ये खवातीन सुनने वैसे आप मेरी तरफ ऐसे मुड़कर देख रहे हैं, देखें गधा एक जानवर है और जानवर जो है वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने दुनिया में कोई भी चीज बेवजह नहीं बनाई है, तो ये हम पे डिपेंड करता है। स्टिल खवातीन अब सोचेंगी ना इस बात को भी, खवातीन फिर भी नहीं सोचेंगी। उनके मेकअप में जो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं वो कहाँ से जनरेट हो रही हैं। तो ये भी बड़ी हैरानगी की बात है कि भारत में जो गधी का दूध है वो 5000 से 7000 फी लीटर फरोख्त हो रहा है। देखिए, जब सांप का जहर क्या कहते हैं किसी भी मर्ज के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो मेरा मानना ये कि गधी का दूध में इस्तेमाल किया जा रहा है। चले मजबूरी, हम यही बात कहते हैं कि खवातीन की क्या मजबूरी है मेकअप करने की। बहरहाल, और गाय के दूध की जो हम प्राइस देखते हैं तो वो वहां पर 65 रुपए फी लीटर में फरोख्त होता है। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है प्राइस का भी। तो ऑब्वियसली फिर उसके जो इस्तेमाल हैं वो भी डिफरेंट हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेकअप प्रोडक्ट्स कितनी महंगी हो गई हैं, बहुत ज्यादा महंगी हो गई हैं। और मुझे लगता है वो जो आप मेरी तरफ देखिए कहते हैं कि जरा इससे मतलब क्या ऐसी मजबूरी होती होगी, तो मुझे लग रहा है कि वो आज, जब याद है हम मेकअप रूम में जब सुबह रेडी हो रहे थे तो आप एक इंडियन टीवी के ऊपर कोई कमेंट्री देख रहे थे, कोई एंकर रैप अप कर रही थी, तो मुझे लग रहा है शायद इस किस्म का कॉस्मेटिक ना इंडियन एंकर्स बहुत ज्यादा तवातुर के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं और अनवार वो
रैप अप देखकर हैरान हो रहे थे। ईरानियन जो प्रेसिडेंट है, उनका जो दौरा 2 रोज पहले मुकम्मल हुआ है, उसके बारे में वो खातून एंकर जो है वो अपने टीवी पर रैप अप कर रही थी, रिपोर्ट अनाउंस कर रही थी और वो ये कह रही थी अंदाज में, बिल्कुल ऐसी। और वो पाकिस्तान और ईरान की जो दोस्ती है उसको नहीं बताया जा रहा था, दुश्मनी दिखाया जा रहा था कि ईरानी सदर ने गुस्से से शहबाज शरीफ साहब की तरफ देखा और फिर उनकी आंखें लाल हो गई, घूर के उनको देखा जवाबन, बिल्कुल ऐसी हद होगी। तो वो जो उस वक्त हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जो एंकर्स हैं वो पोर्ट्रे करते हैं, वो बड़ा एक गलत अंदाज है भारतीय मीडिया का। अच्छा, मैं चाहूंगी कि अनवर, अगर आपकी वो लिस्ट में अगर कहीं आपको नजर आए ना तो काइंडली वो सेव कीजिएगा, हम अपने प्रोड्यूसर साहब के साथ शेयर करेंगे, तो हम नाज़रीन को भी दिखाएं कि वाकई इंडिया किस हद तक प्रोपेगेट करता है सिचुएशन। बिल्कुल ऐसी, और यकीनी तौर पर ये उनके जो हुकूमत है उसके आशीर्वाद के बगैर किसी तरह से भी, और वो गधे के, ये जो पाकिस्तान से नफरत है ना उनकी, वो गधे के दूध में नहीं, मुझे लगता है उनके खून में मिली हुई है। बिल्कुल ऐसी ही है। चलें जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा स्टे ट्यून्ड पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं आपकी सेहत के हवाले से, और हम देखते हैं कि गर्मियों के जो फल हैं वो अब आना शुरू हो चुके हैं, जो कि हमें हर दुकान पर और हर रेडी पर भी दिखाई दे रहे हैं। और आज जिस फल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है खरबूजा, जो कि एक फ़रद बख्श ग़िज़ा है जिसे खाने से मूड भी खुशगवार हो जाता है, लेकिन अगर वो मीठा हो तो अदरवाइज फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। और हम देखते हैं कि बहुत से लोग फिर उसको, गलत बात है लेकिन फिर वेस्ट उसको कर देते हैं। लेकिन मुख्तलिफ किस्में ऐसी मौजूद हैं जो कि मीठी भी होती हैं, और कुछ लोगों को तो पहचान भी होती है, जो कि सूंघ के बता देते हैं या उसको देख के बता देते हैं कि ये मीठा होगा। बहरहाल दुनिया में जैसा से हम भी बता रहे हैं कि खरबूजे की मुतादिद इक़साम पाई जाती हैं और जिसकी हर किस्म ही मुफीद है। खरबूजा खाने से जो हमारी मजमूई सेहत है उस पर भी बहुत ही अच्छे हैरत अंगेज़ फ़वाइद मरतब होते हैं। मौसम गर्मा में जो खरबूजे का इस्तेमाल है वो तजवीज़ भी किया जाता है, क्योंकि ये एक फ़रद बख्श मुफीद ग़िज़ा है जो कि हमें गर्मी के असरात से भी बचाती है। बिल्कुल, और इसे खाने के नतीजे में गर्मी की शिद्दत भी हमें कम महसूस होती है, क्योंकि खरबूजा बहुत से तिब्बी फ़वाइद का हामिल है। और खरबूजे के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने और दिल की धड़कन को बैलेंस रखने में खासी मदद मिलती है, क्योंकि खरबूजे के जो मजीद फ़वाइद हैं हम इस पर भी आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। और ये जो भी मैंने आपसे जिक्र किया ना कि बहुत बड़े फायदे हैं जो कि हम देख रहे हैं कि हर घर में आज आम हो चुका है ये मसला, और दिल के जो इश्यूज हैं वो भी बहुत से लोग हैं जो हैं ऐसे, जो नौजवानों की भी अगर हम बात करें तो वो भी इन मसाइल का शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे इसी पर बात कर लेते हैं। माहिर ग़िज़ायत समन इश्तियाक हमारे साथ मौजूद हैं। समन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बता दीजिए कि ये समर सीजन में ठंडा और मीठा खरबूजा खाने के बहुत सारे फायदे हैं, तो खरबूजा हमारी सेहत के लिए कितना मुफीद है? इसको समर्स का फ्रूट कहा जाता है, और जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि इसमें 90% जो है वो वाटर कंटेंट पाया जाता है, तो समर्स में हम वही रिकमेंड करते हैं कि ऐसे फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, ऐसे सब्जियों का इस्तेमाल करें जिसमें वाटर कंटेंट पाया जाए, ताकि जो आपकी अच्छा समन, लेकिन खरबूजे के बारे में एक मिथ है ना कि इसको खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, तो ये मिथ किस हद तक जरूरी है? क्योंकि लोग कहते हैं इसको हैजा हो जाता है या आपको वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है। ऑनेस्टली इसका साइंस में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि खरबूजे के बाद जो है पानी पीना जो है वो आपके लिए बड़ा अनहेल्दी हो सकता है, क्योंकि खरबूजा खुद एक 90% वाटर कंटेंट से बना हुआ है। सेकेंडली इसमें इतने बेनिफिशियल आपकी बॉडी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए इतने अच्छे इसके असरात हैं कि जैसे ये अभी हम बात कर रहे थे कि एक तो वाटर कंटेंट पाया जाता है, दूसरा इसमें फाइबर पाया जाता है, जो कि जो लोगों को। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, आप क्या सजेस्ट करेंगी फिर खरबूजा किस वक्त खाना चाहिए? कोई इसका वक्त मखसूस है या कभी भी खाया जा सकता है? इसलिए हम पोस्ट डिनर रिकमेंड नहीं करते, लेकिन फ्रूट्स को आप मिड ऑफ जो इवनिंग है उससे पहले पहले आप खा सकते हैं। एज अ स्नैक भी आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि वो वाहिद फ्रूट है जो बच्चे और बड़े दोनों खा सकते हैं बड़े इजीली, उन बड़ा शौक। अच्छा, एक ये चीज बताइए कि खरबूजे के जो छिलके कहा जाता है कि ये भी बड़े फायदेमंद होते हैं, ये दुरुस्त है? क्योंकि वरना अमूमन हम देसी लोग जो हैं स्पेशली हम लोग खरबूजे खुद खाते हैं, और फिर वैसे भी बकरा ईद आने वाली है तो होता ही है कि जो घर आप में पालतू जानवर पा रहे होते तो खरबूजे के छिलके, तरबूज के छिलके हम उन्हें खिला रहे होते हैं। से हम बात कर रहे थे ना कि खरबूजे का सबसे ट्रिकी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसको पहचानना कि क्या ये मीठा निकलेगा या ये जो है फीका निकलेगा। तो अगर तो ये मीठा निकल आता है तो ये आपकी लक है, अगर ये फीका निकलता है तो हम क्या करते हैं कि हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। जबकि देखा जाए तो अब इसके जो है मास्क बनना शुरू हो गया, आप इसके छिलके को आप फेस पर लगा सकते हैं, इससे बड़ी ठीक है। और दूसरी तरफ जिस तरह से अभी जरिए आपने छिलकों के हवाले से बात की है, और तो इसके जो बीज हैं क्या वो भी खाए जाते हैं, और वो भी क्या हमारी सेहत के लिए मुफीद हैं, खाने चाहिए?
इसके बीज को, क्योंकि ये फ्रूट वो फल है जो एनरिच्ड है विद मल्टीपल विटामिन्स और मिनरल्स। तो इसमें बेसिकली आपका विटामिन सी पाया जाता है इसके बीज में भी। तो विटामिन सी आपका इम्यून बूस्टर है। बेसिकली जितना आपका अच्छा इम्यून होगा, इम्यून सिस्टम होगा, उतना आप बहुत सी बीमारियों से महफूज। बिल्कुल। अच्छा, जब आपने बीमारियों का जिक्र किया है ना, तो हम शुरू में भी बात कर रहे थे कि दिल के मरीज और ब्लड प्रेशर के मरीज, इनके लिए कितना फ्रूटफुल है? क्योंकि ये इसमें पोटेशियम भी पाया जाता है, तो ये आपके ब्लड प्रेशर को जो है वो मेंटेन रखता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जिनको शुगर होती है, डायबिटीज, वो पेशेंट भी ले सकते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स का इतना ज़्यादा नहीं होता कि आपके शुगर लेवल को एकदम पीक लेवल पे ले जाए। आप इसकी मॉडरेशन में इसका हाफ कप जो है शुगर के पेशेंट भी एज अ स्नैक इसका इस्तेमाल। ठीक है, तो मार्केट में फिर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ तरह के जो खरबूजे पाए जाते हैं, उनके बारे में भी बता दें कि किसका फ़ायदा ज़्यादा है। बेसिकली सब ही एक उसकी स्पीशीज से ही निकल रहे होते हैं, एक ही रूट से इनकी। लेकिन ये है कि डिपेंड करता है कि आपके इसमें, और इसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो सब में सेम ही पाए जाते हैं। अच्छा, और मुझे से लोग जिन लोगों को अपना वजन बड़ा बैलेंस करना है और कम भी करना है, बिल्कुल अभी भी, क्या खरबूजा उन लोगों के लिए भी फायदेमंद है? वो बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि इसमें फाइबर पाया जाता है और प्रोटीन जो है वो इसमें होती है। इसमें विटामिन मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम अमाउंट में होते हैं और कैलोरीज भी बहुत कम होती है। तो ये आप उन्हें एज अ स्नैक, जो उनको एक क्रेविंग होती है मीठे की, क्या हमने कोई मीठी की चीज़ खानी है या कुछ भी, तो उनको बहुत शुक्रिया माहिर ग़िज़ाइयत समन इश्तियाक हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी और खरबूजे के हवाले से उन्होंने इन डिटेल हमें बताया है। सबसे पहली वो जो एक मिथ है ना, वो पानी पीने वाली, हाँ वो तो गलत है, उसको तो बिल्कुल भी साइंस में कहीं भी नहीं ना लिखा जा रहा है ना पढ़ा जा रहा है। ये सिर्फ हमने एक मिथ्स बना ली हुई हैं। तो बहरहाल और दूसरी जो फिर खरबूजे की इकसाम है, जैसे अब कुछ तस्वीर हैं वो भी हम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मुलाहिज़ा कर रहे हैं। डिफरेंट देसी, फार्मी और चाइनीज़, पता नहीं कौन कौन से वो जो मार्केट में आपको डिफरेंट तरह के खरबूजे मिलते हैं। लेकिन सबसे जो मुश्किल टास्क होता है किसी भी शख्स के लिए घर जाते हुए जिसने खरबूजे खरीदने हैं, वो ये टास्क है कि वो खरबूजा मीठा लेकर जाए, नहीं तो घर वालों से भी फिर उसकी क्लास होती है। तो बहरहाल हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज्यादा मुफीद है और साथ ही साथ तुम पैसे जाया करके तुम्हें अभी तक फल नहीं खरीदना आया। हाँ, इस तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। मतलब फल के अंदर तो नहीं ना हम बैठे भैया, हमारा कोई फलों का बिजनेस तो नहीं है। तो मर्दों को इस तरह की बातें अक्सर सुननी पड़ती हैं अगर फ्रूट मीठा नहीं निकला है, सब्जी थोड़ी सी खराब आ गई है। वापसी के वक्त घर में कोई ना कोई फल लेकर आ रहे होते हैं और यही कोशिश होती है कि घर के सभी बच्चे बड़े जो हैं वो बैठकर इस फल को एंजॉय करें। और दूसरा ये भी कि ना अनवार, जो अक्सर कहते हैं ना कि ये फार्मी खरबूजा है, ये फार्मी स्ट्रॉबेरीज है, ये फार्मी टमाटर है, तो हमारे जो बड़े हैं वो ये कहते हैं कि फार्मी कोई भी फल अच्छा नहीं होता। तो मैं सोच रही हूँ किसी दिन जब हमारे पास होंगी ना कोई भी डॉक्टर, पहले आपको पता है कि वो जब बात की थी इस पर, फार्मी पर, देसी पर भी पहले भी एक इसको डिस्कस किया था, तो उन्होंने कहा था कि देयर इज नो डिफरेंस। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। उसका फायदे को देख रहे हैं, उसके जो भी उसके अंदर फवाइद मौजूद हैं, तो वो तमाम बैलेंस हैं, देसी के भी और फार्मी के भी। बहरहाल ये भी एक लंबी डिबेट है, इसको भी किसी दिन शामिल भी ना तब्दील करने की, टैबू को तोड़ने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक अहम खबर है जो कि आपके साथ हमें शेयर करनी है। इस्लामाबाद में हम देख रहे हैं कि नान रोटी की कीमतों में कमी का जो नोटिफिकेशन है उसको अभी मुअत्तल कर दिया गया है। जी हाँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिला इंतजामिया का नान रोटी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन आइंदा समात 6 मई तक मुअत्तल कर दिया है। वफाकी दारुल हुकूमत में नान रोटी की कीमतों में कमी के नोटिफिकेशन को मुअत्तल किया गया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने नान बाई वेलफेयर एसोसिएशन के सदर की दरख्वास्त पर इसकी समाअत की है और अदालत ने जिला इंतजामिया का नान रोटी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन आइंदा समाअत 6 मई तक मुलतवी कर दिया है। अपडेट करें आपको इस आम खबर के हवाले से। इस्लामाबाद में नान रोटी की कीमतों में कमी का जो नोटिफिकेशन था उसको भी मुअत्तल किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जिले इंतजामिया का नान रोटी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन आइंदा समाअत 6 मई तक मुअत्तल किया गया है। बिल्कुल ये अपडेट है नान और रोटी की कीमतों के हवाले से, जिससे अवाम तो हमें बड़े खुश नजर आए थे कि चलो रोटी और नान की कीमतों में कमी वाक़ई हो जाएगी। बिल्कुल चल भी रही है अभी तक। ऐसा ही है कि जो सनतकार हैं, जो फ्लोर मिल्स एसोसिएशन है, ना तो वो राजी होती हैं, ना ही नान बाई एसोसिएशन जो है वो राजी होते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगी कि ये जो बड़े बड़े फोरम्स होते हैं, ऑनरेबल जजेस, जाहिर सी बात है उन तक भी खबरें पहुंचती होंगी, लेकिन फिर भी कि वो जगह है, ये वो फोरम्स है जहां पर आवाम की सुनवाई होनी चाहिए और इस किस्म के केसेस को जितनी जल्दी निपटाया जाए, आवाम के हक में फैसले किए जाए, तो वो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि हमने ये भी देखा है कि एक लंबे अरसे से अभी तक हमारे यहाँ शुगर की कीमत का तयन नहीं हो सका है। बिल्कुल ऐसी आप दुरुस्त कह रही हैं। और आज मैं इस हवाले से
नान रोटी के हवाले से एक मीम मैं आज सोशल मीडिया पर देख रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग थी, वो मैं शेयर करना चाहूँगा कि हुकूमत की तरफ से बड़ा अच्छा इकदाम है, क्योंकि जो तंदूर मालिकान हैं वो उसमें से बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे थे और अपने महल बना रहे थे, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी तो मजबूरी है कि वो इतनी महंगी चीज़ें बेचते हैं, उन पर टैक्सेस नहीं लगाए जा रहे हैं, उनसे टैक्सेस देने का कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया जा रहा। तो जिन लोगों को पकड़ सकते हैं, आसानी है, जिन पर प्रेशर डाला जा सकता है, जिनकी पहुँच कहीं तक नहीं है, उन पर ही ये तमाम बर्डन डाला जाता है, उन्हीं को प्रेशराइज किया जाता है। वो तमाम लोग जो कि बिजनेसमैन हैं, जिनकी फैक्ट्रीज हैं, जिनकी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनको टैक्स नेट में लाने के लिए इस तरह के जो हमने देखा, जैसे नान भाई एसोसिएशन के लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, तंदूर मालिकान को भी गिरफ्तार किया गया, तो इस पर भी हुकूमत को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन। स्टे ट्यून्ड, न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान, और हम बात करने जा रहे हैं आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाले चौथे वनडे मैच की, जहां दोनों टीमें आज मद्दे मुकाबिल आएंगी और दोनों ही टीमें मैच जीतने की पूरी कोशिश भी करेंगी। और इससे पहले हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम को कुछ धचके भी लगे हैं, कुछ इंजरीज भी हैं जो कि इस वक्त मंजर आम पर भी आ रही हैं। मेडिकल पैनल ने मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद इरफान खान की जो रेडियोलॉजी रिपोर्ट्स हैं वो मौसूल कर ली हैं, जिसकी बुनियाद पर अब ये फैसला किया गया है कि मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद इरफान खान को न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी 2 T20 मैचेस में आराम दिया जाएगा। फिर बाबर आजम ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने टीम में इंजरीज की बात भी की है। वो ये कह रहे हैं हमारी कोशिश है कि सीरीज जीतें, मुझे सब लड़कों पर यकीन है, यही लड़के अच्छा खेल पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले मैच की गलतियों से भी हम सीखेंगे। कौमी टीम के जो ऑलराउंडर हैं शादाब खान, वो ये कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने तीसरे मैच में अच्छी क्रिकेट खेली, हम किसी चीज़ को भी इल्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। हम बहसियत टीम हम लोग जो हैं वो अच्छा नहीं खेले, इस बात का भी एतराफ़ किया गया उनकी तरफ से। अब शादाब के इस बयान से ये नहीं पता चल रहा कि असल में शादाब खान कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि इसी के साथ साथ साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ये कहते हैं कि एक बेहतरीन बैटिंग ट्रैक पर हमारी टीम ज़्यादा रन नहीं बना सकी, तो पाकिस्तानी टीम का स्कोर 220 के करीब होना चाहिए था, जो कि नहीं था। उधर ICC T20 फॉर्मेट की जो नई रैंकिंग है वो भी जारी कर दी गई है, और ये जो नई रैंकिंग है उसमें हम ये देख रहे हैं कि कप्तान बाबर आजम की तनज़्ज़ुली हुई है, जबकि बॉलर्स में शाहीन शाह अफरीदी 2 दर्जे छलांग लगाकर 17वें पोजीशन पर आ गए हैं। तो इन्हीं तमाम तर मामलों पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एनालिस्ट नसीम राजपूत ने। नसीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपके वक्त है। ये बताइएगा कि आज चौथा T20 होने जा रहा है, ये मैच न्यूजीलैंड और पाकिस्तान दोनों के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। हम अपने 2 खिलाड़ियों से महरूम हो गए हैं, तो कितना फर्क डालेगी मोहम्मद रिजवान और उनकी उनकी दोनों की एब्सेंस? देखिए, कोई बहुत बड़ा फ़र्क डालना नहीं चाहिए। इसकी वजह यह है कि न्यूजीलैंड की B और C टीम पाकिस्तान का विजिट कर रही है। हम जो मैच हारे हैं वो अब तक समझ में नहीं आया कि हमने किस ब्रांड की क्रिकेट खेली। हमें एक डिफरेंट ब्रांड की क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। इस टीम को मद्देनजर रखो कि हम पहला मैच जिस अंदाज से जीते थे, 90 रन पे हमने आउट कर दिया, उसके बाद हम अपने उसी अंदाज से खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं जो हमारा अपना एक नसीम साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, जिस तरह से आपने ये कहा कि पाकिस्तान के साथ इस वक्त जो टीम खेल रही है वो B टीम है या C टीम है, लेकिन जो पाकिस्तानी टीम खेल रही है उसको भी अगर आप कैटेगराइज कर दें कि वो कौन सी क्लास की टीम खेल रही है? आपने तो अपनी 100% टीम शामिल की हुई है। आपने कौन सा ऐसा टैलेंट है कि जो मिस किया है 17 रुकनी टीम में? हालांकि होना तो ये कहते कि हमारी एक कैटेगरी की टीम हुई नसीम साहब। A+ कह सकते हैं आप, A नहीं। आपके मुल्क के लिहाज से अगर मैं देखूं तो आपने अपना सारा टैलेंट तो शामिल किया। कौन सा ऐसा प्लेयर है जो इस टीम का हिस्सा नहीं है? सारे प्लेयर खेल रहे हैं। अगर कोई अनफिट हुआ है तो ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन मेरी अपनी जाती राय में मोहम्मद रिजवान को अगर आप इस सीरीज में आराम भी दे देते तो कोई गलत बात नहीं थी। आपने चेक भी तो करना है अपने क्रिकेटर्स को। अगर आपने 17 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया है, उस्मान ने इमारात को बिल्कुल छोड़ दिया, खैराबाद का है, आप कम से कम उनको प्रॉपर जगह पे चेक करें। वो ठीक है 4 नंबर पे आप बैटिंग करा रहे हैं, वो तो टॉप ऑर्डर बैटर हैं आपके, और फिर आपको मौका तो देना चाहिए उनको, उस जगह के ऊपर मौका देना चाहिए कि जिस जगह पे वो डिजर्व करते हैं, जिस जगह पे उनको होना चाहिए। तो अगर उस रिजवान अनफिट भी हो गए तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ना चाहिए। पाकिस्तान टीम बुरी क्रिकेट खेली जिसकी वजह से दूसरा मैच हारी है। हम समझ में ही नहीं आ रहा था, हमने बाबर आजम को दोबारा कप्तान लेकर आए, उन्होंने फील्ड कहाँ ली हुई है, नसीम शाह और
शहनशाह अफरीदी किस लेंथ पे बॉलिंग कर रहे थे उस मैच में, बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आई। और मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमबैक करेगी। आज जो मैच खेला जाएगा या अगला मैच खेला जाएगा, शायद हम सीख गए होंगे। मेरी अपनी ख्याल है गलतियां तो कैसी हुई हैं वो समझ में नहीं आया कि हम कैसी गलतियां कर रहे थे, हो रही थी या कर रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान टीम कमबैक करेगी। ठीक है, और जैसे नसीम साहब ने कहा, दुरुस्त बात है कि जो 17 रुकनी टीम इस वक्त फाइनल की गई है उसमें तमाम ही हमारे प्लेयर्स शामिल हैं। सिर्फ एक शुएब मलिक साहब ही हैं जो, अगर मेरा ख्याल है वो भी वापस आ जाएंगे शायद थोड़े अरसे में, वो भी उनकी तरफ से भी कोई ऐलान आ जाएगा या पीसीबी उन्हें वापस ले आएगा। अच्छा नसीम साहब, आज के मैच में आप क्या देख रहे हैं, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? मोहम्मद रिजवान अगर नहीं खेलते, आपने बता दिया कि जो उस्मान साहब हैं अगर उनको खिलाते हैं ओपनिंग पर तो फिर जो बाकी लोग हैं उनकी नाराजगी भी मोल लेनी पड़ती है। तो ये जो ओपनिंग वाला ये मामला है आपको किस तरह से सॉर्ट आउट होता दिखाई दे रहा है? बाबर ये चाहते हैं कि वो ओपनिंग करें रिजवान के साथ, फिर साइम अयूब भी मौजूद हैं, फिर उस्मान खान भी मौजूद हैं, तो अभी क्या ये एक महाज बन जाएगा? ये भी मेरी अपनी जाती राय में बाबर आजम और साइम अयूब को ही ओपनर होना चाहिए। आप इसमें चेंजेस ना करें। अब आपने पहले बहुत चेंजेस की थी, आपको याद होगा फखर जमान को हम 4 नंबर पे भी खिलाया, हमने 6 नंबर पे भी खिलाया, जो जेन्युइन ओपनिंग बैटर थे। रिजवान और बाबर अपनी जगह नहीं छोड़ते थे। तो हफीज के आने के बाद एटलीस्ट ये ज़रूर हुआ था कि ओपनिंग पेयर चेंज हुआ, बाबर 3 नंबर पे आए न्यूजीलैंड की सीरीज में जब शहनशाह अफरीदी कप्तान थे। लेकिन बाबर आजम जब कप्तान आए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, तो एक मरतबा फिर वो कप्तान आ गए, रिजवान को आपने 3 नंबर पे बैटिंग के लिए भेजा। आप 3 नंबर पे, मैं फिर बात ये कह रहा हूँ कि आप सिमिलर टाइप के बैटर्स अगर खिलाते रहेंगे तो हमारी टीम 170-180 की टीम ही रहेगी, 178 की टीम बन के रह जाएगी, जो हम लास्ट मैच में न्यूजीलैंड की इस सी टीम के खिलाफ करने में कामयाब हुए। हमें अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, थोड़ा सा एग्रेसिव अप्रोच को हमें और अपनाना पड़ेगा। मॉडर्न डे क्रिकेट अगर आप देखें, आप इंडिया में एक हफ्ते के अंदर 6 मरतबा 240 रन बन गए, तो अब क्रिकेट जो है वो सिम्त में जा रही है। हाँ, और चीज भी हो रहे। तो फिर आप अग्री करेंगे जो शाहिद अफरीदी बात कर रहे हैं कि हमारी टीम को 200 रन बनाने चाहिए थे लेकिन वो इतने नहीं बना पाए, हमारे बैटिंग ऑर्डर का मसला है या हमारे ओपनिंग बैट्समैन का मसला है, हमारे बॉलर अच्छी तरीके से बॉल नहीं करवा पा रहे, या फिर स्पिनर की कमी है? मसाइल तो बहुत ज्यादा है लेकिन नहीं हो पा रहे। देखिए शाहिद अफरीदी सही बात कह रहे हैं, हमारा सबसे बड़ा मसला माइंडसेट का है। हम अभी तक अपने उस माइंडसेट को डेवलप ही नहीं कर पा रहे हैं कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट की अब जरूरत बन चुका है। हम अभी तक उस जानिब नहीं सोच रहे। हम अपने प्लेयर्स का स्ट्राइक रेट देखते हैं तो वो स्ट्राइक रेट अब भी तकरीबन बाबर आजम PSL जो है वो 150 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए आते हैं तो एक मरतबा फिर उनका स्ट्राइक रेट 130 हो जाता है। क्यों हो जाता है? अगर आपने तैयारी की है 150 के स्ट्राइक रेट से खेलने की, तो आप कोशिश यही करें कि आप अपने 150 के स्ट्राइक रेट को मेंटेन करें। एटलीस्ट इस टीम के खिलाफ तो आप चांस लेके प्रैक्टिस करें। आगे आपको डिफरेंट टीमों से वास्ता पड़ेगा। आपने अमेरिका और वेस्ट इंडीज की सरजमीन पर फुल T20 खेलने के लिए जाना है। आप यहाँ तो हाथ खोले। ये पिंडी तो बहुत ही परफेक्ट ट्रैक है जहाँ पे रन स्कोर होते हैं, जहाँ पर 250 पे 250 आए। PSL में चेस हो चुका है, तो आपने उस जगह पर भी 178 रन स्कोर किए। फिर मैंने कहा ना कि हमारी बॉडी लैंग्वेज ही जीतने वाली नहीं लगी थी। हमारे बॉलर जिस तरह की बॉलिंग करते हुए दिखाई दिए थे, शहनशाह अफरीदी, नसीम शाह, अगर आमिर नहीं थे तो आमिर के बगैर तो हम पिछले 4 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं। हमारी मेन बॉलिंग तो यही थी, नसीम शाह, शहनशाह अफरीदी, शादाब, वो तो आपकी पूरी खेल रही थी। बार बार कह रहे थे अबरार को खिलाया जाए, अबरार को खिलाया जाए। अबरार भी टीम का हिस्सा थे। और इस बैटिंग को जो न्यूजीलैंड की थी, आपने कैचेस हाथों के ड्रॉप किए, ऐसा लगा बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे। देन आप 178 रन, हम फिर समझ रहे थे कि आप इस बैटिंग को तो आपकी बॉलिंग पकड़ लेगी, लेकिन आप वो भी नहीं पकड़ सके। तो समझ नहीं है हमने किस ब्रांड की क्रिकेट खेली है। रिजवान अगर नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। आप उस्मान को 3 नंबर पे बैटिंग करें, कॉन्फिडेंस दे के बैटिंग करें। ठीक है नसीम साहब, मॉडर्न डे क्रिकेट की आप बात कर रहे हैं, इंडिया की भी मिसाल को कोट कर रहे हैं। हम भी देख रहे हैं कि IPL में जिस तरह से रन्स बन रहे हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं? यही मॉडर्न डे क्रिकेट है जो आज से 20-22 साल पहले अब्दुल रज़ाक ने हमें बहुत से मैचेस जितवाए हैं, जिस तरह से वो खेलते थे। शाहिद आफरीदी जिस तरह से परफॉर्म करते थे, बेशुमार मैचेस उन्होंने जितवाए हैं। आफरीदी के जाने बाद एक बहुत बड़ा गैप हमें नजर आ रहा है कि कोई प्लेयर हमारे पास ऐसा हार्ड हिटर मौजूद नहीं है जिसको देखकर अगली टीम के पसीने छूट जाएं और जिसको देखकर अगली टीम को भी परेशानी हो जाए कि यार ये बंदा आखिरी बॉल पर भी मैच ले जाएगा हमसे।
देखिए अपनी क्रिकेट का ग्राफ तो नीचे आया है, आप इन्हीं खिलाड़ियों के गिर्द घूम रहे हैं, आपको पीछे जाना पड़ रहा है। आप 4 साल पहले आमिर खेले थे पाकिस्तान के लिए, आपको वापस लाना पड़ रहा है। एक खिलाड़ी इमारात चला गया पाकिस्तान छोड़ के, आपको वापस लाना पड़ रहा है। तो इसका मकसद है कि आपका ग्राफ गिरा है। देखिए मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि 90s के क्रिकेटर्स के साथ शाहिद खान आफरीदी खेले थे और वो क्रिकेटर्स की बॉडी लैंग्वेज जो थी वो बहुत ही डिफरेंट हुआ करती थी। जब वो मैदान में कदम रखते थे तो आपको महसूस होता था कि कोई प्लेयर ग्राउंड के अंदर उतरा है। वो जरा जब दौड़ता हुए भी आते थे, जब वो किसी को घूरी कराना, आप समझते हैं ना कि जब बॉलर गेंद करने के बाद बैट्समैन को आके आंखों में आंखें डाल के देखा करते थे, वो भी एक सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हुआ करती थी। वो एग्रेशन, वो बॉडी लैंग्वेज, वो अंदाज जो है वो हमारी टीम बहुत मिस कर रही है। आज हमारा प्लेयर अगर आउट करता है उसका वो एग्रेशन दिखाई नहीं दे रहा। वो जो एक आई कांटेक्ट हुआ करता था जिसकी जो क्रिकेट की ब्यूटी भी था। लोग कहते हैं कि जी लीग शुरू हो गई है, लीग में जब खिलाड़ी फिर ये एग्रेशन जो है, जिस एग्रेशन की आप बात कर रहे हैं, ये एग्रेशन कौन सिखाएगा? शुएब अख्तर को कोच रख लें, क्योंकि उनसे ज्यादा एग्रेशन तो किसी में नहीं था। देखिए आप शुएब अख्तर को भी मौका मिलना चाहिए। आपने छोड़ा किसको? अगर सबको रखा हुआ है तो फिर शुएब अख्तर को भी मौका देखने कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं एज ए कोच। मेरा ख्याल है ये आपके अंदर आपकी अंदर होता है, आपकी शख्सियत के अंदर होती है ये चीज, और माहौल आपको बनाता है। देखिए 90s के क्रिकेटर से पहले जावेद मियादाद साहब, इमरान खान साहब ने बहुत सारे क्रिकेटर्स को बनाया। फिर वसीम अकरम की एक लेगेसी शुरू हुई जो नीचे तक आपको दिखाई दी, लेकिन अब बनाने वाला प्लेयर दिखाई नहीं दे रहा। वो जो मुझे याद है कि जिस अंदाज से वसीम अकरम अपने प्लेयर्स के साथ डिस्कशन किया करते थे, वकार यूनुस किया करते थे, या उस दौर के प्लेयर्स की आपस की डिस्कशन अगर आप सुने, उनका कॉन्फिडेंस बड़ा डिफरेंट हुआ करता था कि वो मैदान में जब उतरेंगे और अगर वो जब पूरा 100% जान मार रहे होते थे तो पाकिस्तान फिर मैच देता नहीं था। अब अगर हम 100% जान भी मार रहे होते हैं तो भी हम मैच देकर आ जाते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है दोनों बॉडी लैंग्वेज के अंदर। ये जान तो उन्होंने काकुल में भी मारी थी बहुत ज्यादा, राजपूत नसीम साहब। तो ये इनको क्या हुआ? मतलब वहां पे इतनी हार्ड ट्रेनिंग करने के बावजूद ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जब काकुल की ट्रेनिंग ने इनसे कुछ करवा पा रही तो फिर इसका मतलब हम फिर नहीं समझे इसके आगे क्या रहेगी। हाँ देखिए इस वक्त बहुत सारे लोग ना काकुल की ट्रेनिंग को डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि रिजवान अनफिट हो गए जी, तो अहमद वसीम अनफिट हो गए। आपके 6 महीने से 7 महीने से फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ था। और अब अगर आप काकुल में ट्रेनिंग के लिए गए थे, हमारे खिलाड़ियों को चाहिए आराम। हम बहुत ही आराम पसंद हो गए। थोड़ा सा जरा सख्ती अगर इनके ऊपर आ जाए, सख्ती से मुराद है थोड़ा हार्ड वर्क करने को दिया जाए तो इनकी जान निकल जाती है। ये बिल्कुल उस तरह का हार्ड वर्क आप 10 ओवर टेस्ट क्रिकेट के अंदर कंटिन्यू करने वाला बॉलर दिखाई नहीं दे रहा जो इस वक्त मॉडर्न टीम का आपका हिस्सा है। उनमें से कोई बॉलर ऐसा नहीं है जो वसीम अकार जो है वो 10-10 ओवर के स्पेल करते थे ना, अपनी फिटनेस पे काम करते थे। और आप आर्मी के काकुल कैंप को बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं। आपके मोस्टली एथलीट्स आर्मी से आते हैं जो परफॉर्म कर रहे थे। लोग कहते हैं क्रिकेट की फिटनेस डिफरेंट है, तो आपको SSG कमांडो बनाने के लिए तो ट्रेनिंग नहीं कराई गई थी, आपकी क्रिकेट को सामने रखते हुए ट्रेनिंग कराई गई थी। वहां पे लोगों को इतना नहीं पता था कि आप क्रिकेटर्स हैं, सबको पता था। बात ये कि कोई ना कोई बहाने तराशे जा रहे हैं और मुख्तलिफ एंगल से ये खबरें निकाली जाती हैं कि जी बड़ी सख्त ट्रेनिंग थी। अरे भाई सख्त ट्रेनिंग थी तो वो आप ही के लिए थी, क्योंकि इतने अरसे से आपकी कोई ट्रेनिंग सेशन ही नहीं हो रहा था, कोई टेस्ट ही नहीं हो रहा था, आपका फिटनेस टेस्ट ही नहीं हो रहा था। आपके कप्तान मना कर दिया करते थे, आपके कोच मना कर दिया करते थे। क्यों मना करते थे? ये तो एक रूटीन है। आपका फिटनेस का क्राइटेरिया ये था कि अगर थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ गई तो उसके बाद पता चला कि 2-3 खिलाड़ी आपके अनफिट हो गए। आप इस तरह क्रिटिसाइज ना करें। आपके जितने मोस्टली एथलीट्स हैं वो आर्मी से आते हैं और उन्हें पता है कि किस खेल की क्या ट्रेनिंग है। आर्मी की क्रिकेट टीम काफी अरसे तक ग्रेड 2 में टॉप पोजीशन के ऊपर रही है। क्रिकेट टीम की मैं बात कर रहा हूँ तो अगर ये हमारे क्रिकेटर जवाब पेश करें, भाई फिटनेस करें। आपको याद होगा मिसबाह उल हक यूनुस खान, वो डिप्स मारा करते थे जब काकुल से कैंप अटैक। ठीक है, बहुत शुक्रिया नसीम साहब, वक्त की कमी है, आपसे हम इजाजत चाहेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट नसीम राजपूत साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हुआ है। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।